बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, मजीद 15 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बाग अफराद की तादाद 165 तक जा पहुँची। PDMA के मुताबिक जाँ बाग होने वालों में 67 मर्द, 43 खवातीन और 54 बच्चे शामिल हैं। अमवात कोलू, केच, मस्तोंग, हरनाई, कला सैफुल्ला और शिबी में हुई। 13,975 मकानात मुनहदिम और जुज़वी नुकसान पहुँचा। 16 पुल टूट गए। 670 किलोमीटर मुश्तमिल 6 शाहराहें शदीद मुतासिर। कोरोना की हलाकत खेजियों में इजाफा। 24 घंटे के दौरान कोरोना से 9 अमवात, 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक वबा के मजीद 806 केस भी रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.85% रिकॉर्ड। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत 3 ऑप्शंस पर गौर। इमरान खान का नाम ECL में डालने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया, पहला ऑप्शन है आइन के मुताबिक PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। दूसरा ऑप्शन फॉरेन एडेड सियासी जमात डिक्लेयर किया जाए। तीसरा ऑप्शन जाली बयान हल्फी पर कार्रवाई के लिए बराह रास्त अदालत उज़्मा के पास जाया जाए। इमरान खान ने ममनुआ फंड्स लिए। पार्टी अकाउंट से मुतालिक बयान हल्फी झूठा निकला। इमरान खान का जमा कराया गया फॉर्म 1 भी गलत करार। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी। क्यों ना इनके ममनुआ फंड्स जब्त कर लिए जाएं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान। 1-2 रोज़ में फैसला चैलेंज किया जाएगा। इमरान खान की कानूनी टीम से मुलाकात, फैसले पर ब्रीफिंग ली। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन अब विफाकी इदारा नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी तफसीलात वेबसाइट पर डाले। पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसरान शहीद। ISPR के मुताबिक हादसा ख़राब मौसम के बायस पेश आया। मलबा लसबेला के इलाके विंदर में मूसा घोट से मिला। शोधा में कोर कमांडर कोयटा के अलावा DG कोस्ट गार्ड्स मेजर जनरल अमजद हनीफ सती, इंजीनियरिंग कोर के ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, पायलट मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नाइक मुदस्सिर फयाज शामिल। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद। अगस्त का महीना है, 75वां यौम आज़ादी बिल्कुल करीब है और इसी सिलसिले में हमने मेरा पाकिस्तान जो हमारा सेगमेंट है उसमें भी एक सिलसिला रखा है। जब हिजरत की गई पाकिस्तान और हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो उस वक्त जो काफ़िले पाकिस्तान आए उन पे बड़ा ही जुल्म हुआ। किन किन मसाइल से ये काफ़िले गुजरे, किन मुश्किलात के साथ ये लोग पाकिस्तान पहुँचे, इसकी अक्कासी उफैरा फैज़ आज के सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में कर रही हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट मेरे पास। नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा है जिस आज़ाद मुमलिकत में हम सांस लेते हैं ये हमें हासिल कैसे हुआ? इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में और मेरे पीछे है रीबर्थ ऑफ नेशन गैलरी। नाज़रीन, 1947 में मुसलमानों ने भारत से पाकिस्तान हिजरत की और मेरे पीछे जो मंजर आप देख रहे हैं जिसमें ट्रेन पर लुटे पटे लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये उस हिजरत का एक मंजर है। तो आइए अंदर चलते हैं और इस मंजर के बारे में और उस वक्त के वाक़यात के बारे में मज़ीद जानते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मेहरबानी, बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, तो अभी जब मैं यहाँ पर एंटर हुई तो मुझे आफ्ताब चौधरी साहब मिल गए और इनसे हम जानेंगे इस मंज़र के बारे में, क्योंकि आफ्ताब चौधरी साहब ने अपनी आंखों से हिजरत के मनाजिर देखे हैं। आफ्ताब साहब, ये जो हिजरत का एक मंज़र है, ट्रेन पे लोग लटके हुए हैं, उनकी आंखों में एक उम्मीद भी है लेकिन साथ खौफ और डर भी है, इस वाक़े के बारे में बताएं। ये इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सदियों से हिंदू जो थे उनका तसव्वुफ जो था वो एक इंतहा तक पहुंच गया। अच्छा। वो हमेशा मुसलमानों को नापसंद करते थे, अछूत समझते थे, उनके बर्तनों में रोटी नहीं खाते थे, गिलासों में पानी नहीं पीते थे। तो ये जब 47 के करीब आया तो ये तसव्वुफ जो था एक इंतहा पे पहुंच गया। तो उन्होंने उनके घरों को आग लगानी शुरू कर दी, उनके लूटमार शुरू कर दी, जिसके ऊपर मुसलमान मजबूर हो गए कि वो हिंदुओं का इलाका छोड़ के और हिजरत करके आ जाएं। मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है। लोगों के पास जो कुछ भी था, कईयों ने गठरियाँ बांधी होती थी, पीछे लटकाई होती थी, कईयों ने सर पर उठाया होता था, और लोग कई पैदल चल रहे होते थे, कई अपना जो गाड़ियाँ होती हैं, बैलगाड़ियाँ। कौन कौन से ज़राए थे जिनके ज़रिए लोगों ने हिजरत की थी? बैलगाड़ियों पे, गला गाड़ियों पे, टांगों पे, ट्रकों पे। पैदल वाले काफ़े भी थे? पैदल वाले बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैदल। सबसे ज़्यादा जुल्म जो है किन काफिलों पे हुआ था? काफिले जो बॉर्डर क्रॉस करते थे बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, वाघा बॉर्डर वगैरह। मेरा तजुर्बा जो है वो अमृतसर से लाहौर तक का है, और मैंने दोनों तरफ लाशें पड़ी हुई देखी और वल्चर उनको खा रहे थे और सख्त बदबू आ रही थी। तो ये मंजर जो है ये अभी तक मेरे सर के ऊपर है। आपकी जब आप हिजरत करके पाकिस्तान आए? जब मैं आया मैं 10 साल का। और आप कब आए थे? 1947 में आए? 1947 में ड्यूरिंग ये हिजरत थी। तो मेरे वालिद ने एक अपनी कार थी, उसमें हम सारे बैठे हुए थे। उन्होंने एक काफिला था बलोच रेजिमेंट का जो कि ट्रकों में लोगों को ला रहा था, तो उन्होंने उसके पीछे कार लगाई। तो रास्ते में फिर वो जो डोगरे थे वो काफिलों पर भी अटैक करते थे, तो उन्होंने रास्ते में एक जगह पर अटैक किया। तो सारे जो थे लोग वो ट्रकों में से उतर के, तो साथ ही कब्रिस्तान था, तो मेरे वालिद ने भी कार वहाँ छोड़ दी और हम लोग सारे निकल के वो कब्रिस्तान जो था कब्रों के पीछे बीच में लेट गए। तो जब फायरिंग बंद हो गई तो फिर हम सब आगे कार में बैठ के और दूसरे लोग आके तो ट्रकों में बैठ के और काफिला फिर चालू हो गया। आपके वहाँ पे दोस्त भी होंगे, दोस्तों ने भी साथ हिजरत की थी? नहीं, मेरे दोस्त थे वो उस वक़्त मुझे अब याद नहीं कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने हिजरत की। मेरी उम्र के मेरे रिश्तेदारों ने हिजरत की, उनके अपनी अपनी स्टोरी हैं। कोई लगभग कोई अंदाज़ा है कि कितने लोगों ने हिजरत की होगी? ये मुझे एक ज़ाती तौर पर अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं उस वक़्त मैं था भी छोटा, तो मुझे उस वक़्त ये तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन लोग बहुत थे। और ये भी कहा जाता है कि लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना भी दिया था। वो भी बात सही है। मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे एक दोस्त थे सईद हसन मलिक, वो बैरिस्टर थे, तो वो भी छोटे थे, तो वो अपने वालिद के साथ अमृतसर से गाड़ी में लाहौर आ रहे थे। तो जब वो आ रहे रास्ते में गाड़ी रोक के, तो उनके सामने उनके वालिद को कत्ल कर दिया। और उनके एक भाई जो थे वो, उनका नाम मुझे याद नहीं, वो आर्मी चले गए और ब्रिगेडियर रिटायर हो गए। तो इस किस्म के तो उन्होंने मुझको अपनी खुद एक दफ़ा बताया कि उनकी क्या हालत हुई थी जब उनके वालिद को उनके सामने उन्होंने कत्ल किया। आफ्ताब साहब, हिजरत में इस ट्रेन का क्या किरदार था? बहुत इम्पोर्टेंट था। कब से ये जो आर्मी, एक मिनट रुको, मैं माइक ले लूँ फिर मैं आपसे सवाल लेती हूँ, माइक दीजिएगा। हाँ जी, आप बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि मैं कब से देख रही हूँ आर्मी हमारे बंदों की हेल्प कर रही है, तो उस टाइम हमारी आर्मी का किरदार क्या था?
बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आफ्ताब साहब कि बच्चा कह रहा है कि मैं कब से देख रहा हूँ कि ये आर्मी के जो बंदे हैं ये हमारे लोगों को ऊपर चढ़ा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो आर्मी का क्या किरदार था उसमें? आर्मी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार आर्मी का था। अच्छा। अगर उस वक्त मुसलमान आर्मी ना होती तो मेरा ख्याल में जो मुसलमान हिजरत करके आए हैं उनमें से 75 to 80% लोग जो थे वो शहीद हो गए। अच्छा। तो आर्मी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो आपको जवाब मिल गया अपना? और कुछ पूछना चाहते हो? सर, हम ट्रेन के मंजर का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरी नज़र एक लिस्ट पे पड़ी है, तो अगर हम यहाँ पे आएँ और यहाँ के लोगों को दिखाएं कि असल पुलिस रिपोर्टों पर मबनी मुस्लिम पनाह गुज़ीरों की कुछ रेलगाड़ियों पर हमलों की रिपोर्ट। अब ये वो रिपोर्ट है जब लोग हिजरत कर रहे थे और मुसलमानों पर हमले हो रहे थे, लेकिन इसमें अगर आप ये 17 नंबर देखें तो 5 सितंबर पाकिस्तान बन गया, दोनों मुल्क अलग अलग हो गए, लेकिन उसके बाद सितंबर में भी हमला किया गया था जिसमें 4700 जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म किया गया था। तो सर क्या ये हमले पाकिस्तान बनने के बाद भी होते रहे थे? ये बाद में नवंबर दिसंबर तक गालिबन होते रहे हैं। तो ये एकदम तो इतने लोग आ नहीं सकते थे, तो ट्रेनों पे सड़कों पे बहुत ज़्यादा थी। तो ये ट्रेनों के ये हालत होती थी जिस तरह आपने देखा ऊपर लोग ऊपर चढ़े होते थे गठरियाँ पकड़ के, तो ये ट्रेनें रोक लेते थे और उनको कत्ल कर देते थे। तो ये मेरा ख्याल में नवंबर दिसंबर तक चलता है, 1947 तक ये चलता रहा। मुसलमानों की नस्ल कशी भी की गई थी और नस्ल सफाई भी की गई थी, इसके बारे में भी अगर आप हमारे देखने वालों को बताएं। वो ये कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा। लेकिन ये हिस्ट्री बुक्स में अगर कहीं आपको मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन हिंदुओं की जो हिजरत थी मुसलमानों के साथ वो तो बिल्कुल इनकी नस्ल को ख़त्म करके रखना चाहते। तो मुझे कोई ज़ाती फेरम नहीं, लेकिन मैं आपको एक हेटरेट के ऊपर एक बताऊं। जब मेरी वालिदा जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ तो पहले दिन जब मैं स्कूल गया तो मेरी वालिदा ने मुझे एक लंच बॉक्स दिया। मुझे नहीं पता था उसमें क्या है, मैं वो लेके गया। तो जब लंच ब्रेक हुई तो हमको गाइड किया गया। एक बहुत बड़ा डाइनिंग रूम था, वहाँ पे बेंच थे और क्या नाम अपना टेबल्स लगी हुई। हमको कहा गया कि आप लंच ब्रेक में अपना लंच यहाँ पर ला के खा सकते हैं। अच्छा। तो मेरे साथ एक वो सिख था लड़का, मेरे साथ ही वो क्लास में बैठा हुआ था। वो और मैं पहले वो चल के गए, तो जब हम वहाँ बैठे तो हमारे सामने 2 और लड़के आके बैठे। तो जिस वक्त मैंने लंच बॉक्स खोला तो मैंने सैंडविच निकाली तो वो आमलेट की सैंडविच थी। तो जब मैंने वो खाने लगा तो वो दोनों जो थे कहने लगे कोई मुसला। तो ये हेट्रेड इतने बच्चों में थी। मतलब उन्होंने अपने बच्चों तक को ये सिखाया था कि ये मुसलमान इससे दूर रहे। वो उठ के चले गए जैसे कि मैं कोई पता नहीं अनटचेबल। तो उसके बाद वो जो सिर्फ लड़का मेरे साथ बैठा था वो मेरा बड़ा दोस्त बन गया, और जितनी देर मुझे याद है स्कूल साथ में रहे वो हमेशा मेरे साथ रहता। और जितने हिंदू थे वो हमसे ऐसे नफरत करते थे कि आप अंदाज़ा नहीं करते। तो ये कहना ये गलत नहीं होगा कि ये हमारी नस्ल को ख़त्म करना चाहते थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। सर औरतों पे कितने हमले हुए थे? औरतों के साथ बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा हर किस्म के जुर्म है। आफ्ताब साहब, आपने हिजरत को अपनी आंखों से देखा है, वो दुख, वो मंजर आपने अपनी आंखों से देखे हैं। तो आज के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय हिस्ट्री को पढ़ें,
کہ ان کے بزرگوں نے ان کے لیے کتنی قربانیاں دی، یہ وہ ویژولائز نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ ان کو کوئی ملک کی قدر ہی نہیں ہے۔ ملک کی قدر ان کے دل میں جب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب کہ وہ اپنی پاسٹ ہسٹری کو پڑھیں، بابا اجداد کی عزت کریں، ان کے متعلق علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ بس یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو ہجرت کی وہ داستان سنائی جس میں مسلمانوں نے بھارت سے پاکستان میں ہجرت کی۔ اس ہجرت میں لاکھوں بہنوں کی عصمت دری کی گئی، معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا، والدین کے سامنے ان کے ننھے مسکراتے بچوں کی جان لے لی گئی۔ ان قربانیوں کے بعد آج جس ملک میں ہم آزاد سانس لیتے ہیں وہ ملک ہمیں حاصل ہوا۔ امید کرتی ہوں اس سیگمنٹ کے بعد آپ کے اندر بھی ایک ملک سے محبت کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو۔